हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं पढ़ लिया पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म फ्लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिफॉर्म फ्लो आपको कहाँ देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलता है नहरों में, कैनाल्स में। यूनिफॉर्म फ्लो होता क्या है? अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन जब मैंने इस सब्जेक्ट का आपको बताया था तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म फ्लो ऐसा फ्लो होता है जहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो अलग अलग लोकेशंस पर सेम रहती है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म फ्लो की बेसिक डेफिनेशन सीखनी है, बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इन सच फ्लो द डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के रिस्पेक्ट में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर इसी चीज को मुझे एक फिगर के थ्रू दिखाना हो तो हाउ वुड आई रिप्रेजेंट दिस। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि अगर फिगर के थ्रू दिखाना है तो जैसे मान लीजिए ये चैनल बेड है। अब क्या होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो हर जगह सेम होगी। तो इफ दिस इज द चैनल बेड, ये अगर चैनल बेड है और ये वाटर सरफेस है तो एवरीवेयर जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट होगी। तो बच्चों अगर चैनल बेड है तो वाटर सरफेस हर जगह इक्वली इंक्लाइंड होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सिंपल डेफिनेशन है। बट यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हम निकाल के लाएंगे। लेट से अगर मैंने आपको बोला एस नॉट स्लोप ऑफ द चैनल बेड है और एस डब्ल्यू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस है, तो ये जो स्लोप, जो चैनल बेड का स्लोप है और जो वाटर सरफेस का स्लोप है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ये दोनों स्लोप बच्चों आपस में इक्वल होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये स्लोप ऑफ द चैनल बेड है और हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो बच्चे जब आप देखोगे तो जो वाटर सरफेस होगा वो इस लाइन से हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई ये लाइन है, ठीक है, लाइन की टर्म्स में समझते हैं, एक और लाइन है जो हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर है, तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, मतलब दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। तो बच्चों इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो द स्लोप ऑफ द चैनल बेड एंड द स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस आर इक्वल। एक और स्लोप आएगा वो भी इक्वल होता है, वो कौन सा स्लोप है उसको भी देखते हैं। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे स्पेसिफिक एनर्जी बताइए, आप बोलोगे सर स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। प्रीवियस सेशंस में आपने देखा हमें डिस्चार्ज को हमेशा कांस्टेंट माना, तो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू a इंटू वी है। डिस्चार्ज कांस्टेंट है यूनिफॉर्म फ्लो में, एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं बदल रहा है। तो अगर डिस्चार्ज और एरिया कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में हर जगह पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि y कांस्टेंट है यूनिफॉर्म फ्लो में और v कांस्टेंट है। इसका मतलब हर जगह जो E है ये भी कांस्टेंट है। तो अगेन अगर मैं यूनिफॉर्म फ्लो के प्रोफाइल को बनाऊं, यूनिफॉर्म फ्लो बनाता हूं मैं यहां पर, तो ये चैनल है जिसका स्लोप आपको गिवन है, ये वाटर सरफेस हो गया। ठीक है, अब एनर्जी लाइन को अगर मैं लोकेट करूं तो बच्चे एनर्जी लाइन ये हमने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करी। तो बच्चों ये है डेप्थ ऑफ फ्लो y, ये वाटर सरफेस है, ये चैनल बेड है।
जब y में आप v²/2g ऐड करोगे तो आपको एनर्जी लाइन मिलेगी। एज हर जगह y और v कांस्टेंट है तो हर जगह एनर्जी भी कांस्टेंट मिलेगी। एनर्जी कांस्टेंट मिलने का मतलब है हर जगह ये जो वैल्यू है ये v²/2g है, कांस्टेंट है और y है। तो बच्चों ये जो सम है y + v²/2g हर जगह सेम है, तो एनर्जी लाइन वाटर सरफेस से हर जगह v²/2g डिस्टेंस पर ही है, या एनर्जी लाइन चैनल बेड से हर जगह y + v²/2g डिस्टेंस पर है। तो जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है, ये चैनल बेड है, y डिस्टेंस पर ये लाइन है, और बच्चे इस y डिस्टेंस के लाइन के ऊपर एक और लाइन है जो हर जगह v²/2g डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस लाइन के स्लोप को, एनर्जी लाइन के स्लोप को SF बोलूं, तो ये स्लोप भी इसके इक्वल आना चाहिए। मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। बहुत सिंपल मैथ्स है। तो अगर SF स्लोप ऑफ दी एनर्जी लाइन है तो हम ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो S0 इज इक्वल्स टू SW इज इक्वल्स टू SF। तो चैनल बेड का स्लोप, वाटर सरफेस का स्लोप और एनर्जी लाइन का स्लोप तीनों आपस में इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो आर इक्वल, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है और बहुत आता है एग्जाम्स में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। बस ये इक्वी डिस्टेंट है कि एक लाइन से दूसरी लाइन हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर है तो स्लोप सेम होगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन पढ़ी, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो डिफरेंट लोकेशंस पर सेम है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी सेम है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज सेम है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यूनिफॉर्म फ्लो है, एक बात जरूर याद रखिए, ये सिर्फ प्रिज्मेटिक चैनल्स में होता है। तो बच्चों इसे जरूर याद करिए, नोट बनाइए एक जरूर। यूनिफॉर्म फ्लो occurs in prismatic channels only। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रिज्मेटिक चैनल्स है जहां पर एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट है। नदियों में तो एरिया ऑफ फ्लो बदलता रहता है, कहीं नदी वाइड हो गई, कहीं नदी की विड्थ में बदलाव आ गया, बट इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक चैनल्स द एरिया ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। जैसे आप कैनाल की बात करते हो, नहरों की बात करते हो, तो वहां एरिया ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है। तो फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई इस हिसाब से तो सिर्फ कैनाल्स में यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल है। तो यूनिफॉर्म फ्लो आपको नदियों में कभी देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ये प्रिज्मेटिक चैनल्स में ही देखने को मिलेगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी प्रूव भी करेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए स्लोप होना अनिवार्य है। यू नीड स्लोप इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब हॉरिजॉन्टल चैनल पर यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हो सकता। सो स्लोप इज रिक्वायर्ड, ये प्रूव करेंगे अभी, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, स्लोप रिक्वायर्ड। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। आपको मैं डाउन टू द मेमोरी लेन लेके जाता हूं। न्यूटन्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? आपके मन में सवाल आएगा कि सर ओपन चैनल फ्लो में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कर रहे हैं? क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस सब्जेक्ट में। न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेट करता है द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इस न्यूटन के सेकंड लॉ की ही हेल्प से हम यूनिफॉर्म फ्लो की इक्वेशन को डिजाइन करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बताइए क्या है, आप बोलेंगे सर Q²/G इज इक्वल्स टू AC³/TC। इसको हम बोल सकते हैं गवर्निंग इक्वेशन ऑफ ऑफ क्रिटिकल फ्लो। Q²/G इज इक्वल्स टू AC³/TC को हम गवर्निंग इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो बोल सकते हैं कि सारा क्रिटिकल फ्लो इस इक्वेशन से समझा जाता है। उसी तरीके से गवर्निंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो क्या है?
कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हम यूनिफॉर्म फ्लो को समझते हैं? ऐसे ही गवर्निंग इक्वेशन ऑफ रैपिडली वेरिड फ्लो आएगा, ऐसे ही गवर्निंग इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो? अब बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको सच में लगेगा कि बड़ी अच्छी चीज आपने सीखी जिसका आपको एप्लीकेशन बड़े सारे सब्जेक्ट्स में दिखेगा। तो हमने क्या करा, एक चैनल कंसीडर करते हैं जो कि किसी स्लोप पर है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर स्लोप क्यों माना? मैंने आपको अभी बताया कि यूनिफॉर्म फ्लो सिर्फ ऐसे चैनल्स में पॉसिबल है जहां स्लोप हो, हॉरिजॉन्टल चैनल्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी अभी हम डिराइव करेंगे। अब यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो जो वाटर सरफेस है वो हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अभी डेफिनेशन में हमने सीखा इस चीज को। तो इफ दिस इज द वाटर सरफेस हो गया ये, सो एवरीवेयर द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेट्स से y। ठीक है। अब बच्चों आप सोचिए, एक कैनाल आपके गांव से शहर से निकल रही है, भाई कई किलोमीटर लंबी कैनाल है, पूरी कैनाल का एनालिसिस तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कैनाल में एक लिमिटेड पार्ट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और हम ये मानते हैं कि पूरी कैनाल का बिहेवियर इसी पार्ट की तरीके से वेरी कर रहे हैं। सोचिए आपको गंगा नदी का एनालिसिस करना है, गंगा नदी विशालकाय नदी है, तो क्या पूरी नदी का एनालिसिस करेंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम बीच में एक सेक्शन कंसीडर कर लेंगे, एक प्लेस कंसीडर कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई जो इस प्लेस का वेरिएशन है ऐसा ही पूरी नदी का वेरिएशन। यही चीज हम यहां करेंगे। हम बहुत बड़ी कैनाल, जो किलोमीटर में लंबी कैनाल है, उसको तो पूरा एनालाइज नहीं कर सकते, तो हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करा, और बच्चों इस छोटे से पार्ट को बोला जाता है कंट्रोल वॉल्यूम। तो हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। तो हमने पूरी नदी ना कंसीडर करके नदी का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। ये बच्चों बिल्कुल वैसे ही लगेगा सुनने में जैसे आप बीम्स में करते हो, आप बीम को एनालाइज ना करके उसका एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हो। तो यही चीज हमने यहां पर करी। अब अगर आपने इंट्रोडक्टरी सेशन को अच्छे से पढ़ा है और आपने ये देखा कि चैनल थीटा एंगल पर है, तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि W साइन थीटा एक कंपोनेंट आएगा। आई होप आपको अच्छे से याद होगा क्यों आएगा, ये भी हमने वहां पर डिराइव किया था। अब जब पानी नीचे की तरफ जाएगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि दो फोर्सेस आ रही हैं। एक तो आ रही है W साइन थीटा, W इज द वेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द ओपन चैनल, थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप, और दूसरा आएगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट। बहुत सालों से इस चीज को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्या होगा, दो और चीजें आएंगी, दो और फोर्सेस आएंगी। सबसे पहले ये जो इलाका है आपने लिया, इसको बोलते हैं CV, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम का कंसेप्ट यही है कि बहुत बड़ी नदी को एनालाइज नहीं कर सकते, कैनाल को एनालाइज नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेड स्पेस ले लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो ये लिमिटेड स्पेस जब आपने कंसीडर करा, आप ऐसे मानिए कि एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ये जो डॉटेड लाइन है एक इमेजिनरी बाउंड्री है। पानी के अंदर आपने एक बाउंड्री रख दी, तो पानी इस बाउंड्री पर फोर्स लगाएगा। पढ़ते हैं हम इस चीज को, जब आप किसी भी बॉडी को पानी में सबमर्ज करते हो तो पानी प्रेशर लगाता है। क्या होता है वो प्रेशर? रो जी एच। मैं बोल रहा हूं फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स हमने मान ली, इसको हम बोलते हैं प्रेशर फोर्स। तो बच्चे हमने ये माना कि पानी एक प्रेशर फोर्स लगा रहा है इस सेक्शन पर, ऐसे ही इस बाउंड्री पर भी प्रेशर फोर्स आनी चाहिए, है ना। बाउंड्री पर लगता है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर ये एरो आपने कैसे डिसाइड करे, ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं थे, क्योंकि बच्चे बाउंड्री पर फोर्स लग रही है। तो बाउंड्री यहां पर है तो इधर इसलिए फोर्स लग रही है, बाउंड्री यहां पर है तो पानी बाउंड्री पर फोर्स लगाता है, तो टुवर्ड्स द बाउंड्री फोर्स लगनी चाहिए। लेट्स से इस फोर्स को मैंने बोला P1 और इस फोर्स को मैंने बोला P2। तो टोटल 4 फोर्सेस इस वक्त इस कंट्रोल वॉल्यूम पे लग रही है। P1 is known as pressure force, P2 is known as pressure force, W sin theta is component of the weight,
एंड W और एंड 4, द फोर्थ फोर्स है वो है FF विच इज फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, या जिसको हम मोमेंटम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज मोमेंटम प्रिंसिपल? तो मोमेंटम प्रिंसिपल states that summation of all the forces in a given direction is equal to the rate of change of momentum in that direction। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर जो फोर्सेस है, जो समेशन ऑफ फोर्सेस है, ये W साइन थीटा लग रहा है, इसी डायरेक्शन में P1 है तो ऐड कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में P2 और फ्रिक्शनल फोर्सेस है। सो दीज आर दी समेशन ऑफ फोर्सेस, और ये इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम को हमने स्मॉल पी से दिखा दिया, ठीक है। यहां तक की बात आई होप क्लियर होगी। अब अगर हम मोमेंटम के चेंज की बात करें, थोड़ा सा अब इसको एनालाइज करते हैं। देखिए बच्चों, स्कूल टाइम में आपने पढ़ा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो ये जो वेलोसिटी है, तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बच्चे हम ये मान रहे हैं कि डिस्चार्ज बदल ही नहीं रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लो नहीं बदल रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फ्लो अगर इनकंप्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मास कांस्टेंट है। तो जो पानी बह रहा है वो सेम मास बह रहा है हर जगह, तो मास इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो बच्चे मास जो है वो भी कांस्टेंट है। तो मोमेंटम में दो चीजें आती है, मास और वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म फ्लो में ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट है। तो मतलब जो मोमेंटम है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये भी कांस्टेंट है। और बच्चे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। समय के साथ मोमेंटम नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? मोमेंटम के जो दो पैरामीटर है मास और वेलोसिटी, दोनों ही कांस्टेंट है। मास तो हमेशा ही कांस्टेंट मान के हम रहते ही हैं, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो बच्चों ये जो dp बाई dt है दिस इज कांस्टेंट। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो dp बाई dt इज जीरो। तो जो आपने समेशन ऑफ फोर्सेस करा था W साइन थीटा प्लस P1 माइनस P2 माइनस FF, ये जीरो है, ठीक है। अब एक अजम्पशन हमको लेना होता है। हम ये मानते हैं कि जो चैनल है, ठीक है, या अभी रुक जाते हैं इस अजम्पशन के लिए। अब देखिए, अब P1 और P2 की बात करते हैं। P1 और P2 क्या है? देखिए जो P1 है या जो P है इसको बोलते हैं प्रेशर फोर्स। जब आप एक बॉडी को पानी में डुबाते हो तो प्रेशर लगता है ρgh, और जो प्रेशर फोर्स लगती है वो होती है ρg(a)(y बार। रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज कितना एरिया पानी में डुबाया आपने बॉडी का,
और y बार होता है इस एरिया का सेंट्रॉइड वाटर सरफेस से। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि P1 की वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे रो जी A1 Y1 बार। मान लीजिए रेक्टेंगुलर चैनल है तो आपने बोला सर रो जी A1 की जगह आपने एरिया लिख दिया BY1, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल पानी में डुबो दिया, आपने बोला सर एरिया BY1 हो गया, ये Y1 है तो सेंट्रॉइड क्या होगा, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है Y1/2 वाटर सरफेस से, तो Y1 बार आ गया Y1/2, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं P2 का वैल्यू बताइए, रेक्टेंगुलर सेक्शन ही मान लीजिए, तो आप बोलोगे सर रो जी BY2 इंटू Y2/2, ठीक है। RVF में भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, बट बच्चों यूनिफॉर्म फ्लो है, हर जगह डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है, तो Y1 एंड Y2 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्म फ्लो में जो P1 है वो हो जाएगा रो जी B Y2/2 और P2 भी क्या हो जाएगा रो जी B Y2/2 बिकॉज Y1 एंड Y2 आर इक्वल एवरीवेयर, डेप्थ ऑफ फ्लो इज सेम। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो P1 एंड P2 आर इक्वल, और अगर आप इक्वेशन में ध्यान से देखो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो P1 इज इक्वल्स टू P2, तो P1 P2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल, अभी हमने प्रूफ करा। तो P1 अगर P2 के इक्वल हो गया तो बच्चे जो W sin थीटा था वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ये होता है ना ड्रम रोल चल रहा है इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हैं। तो बच्चों हमने यहां पर P1 और P2 आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि प्रेशर फोर्स रो जी Y बार है, एरिया ऑफ फ्लो और डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है यूनिफॉर्म फ्लो में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि मास और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो W sin थीटा किसके इक्वल आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स के। दिस इक्वेशन, दिस W sin थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। तो ये जो आपने इक्वेशन डिराइव करी है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं गवर्निंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। आप लगातार सुन रहे होंगे मेरे से कि मैनिंग्स इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते हैं। मैनिंग इक्वेशन जो डिराइव होती है वो इस इक्वेशन से डिराइव होती है। तो अगर आपको यूनिफॉर्म फ्लो चाहिए किसी चैनल में, तो W sin थीटा बच्चों क्या है, ये ग्रेविटी फोर्स, हमने इंट्रोडक्टरी टॉपिक में पढ़ा था, किसके इक्वल हो जानी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स के। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी लोकेशन पर ग्रेविटी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाए तो उतनी जगह पर फ्लो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर स्लोप ना हो तो साइन थीटा, स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 0 हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स को फिर कोई बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए यूनिफॉर्म फ्लो सिर्फ तब होता है जब स्लोप हो। आप हॉरिजॉन्टल चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ग्रेविटी फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माय एक्सपीरियंस लाउडली सेज दिस कि बहुत कम बच्चों को इस एक्सप्रेशन के बारे में पता होता है। मतलब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, और आई वुड से हार्डली हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज पता होती है, नहीं तो उनको बाद में ही सीखने के बाद पता चलता है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और जितने भी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। ये बात याद रखिए कि जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनका रिटन क्लियर करने के बाद इंटरव्यूज होते हैं, और इंटरव्यूज में क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया इस चीज को। इंटरव्यूज में दे आस्क वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आपसे वहां पे डेरिवेशंस नहीं कराए जाते, ना लंबे न्यूमेरिकल्स कराए जाते, वो तो रिटन में हो गए। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता किया जाता है, जैसे कि आप प्रेशर झेल पाएंगे। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पर प्रेशर ओरिएंटेड चीजें होंगी कि भाई आप काम कर रहे थे और लेबर ने स्ट्राइक कर दी, व्हाट वुड यू डू। अपार्ट फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू गेट दीज वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है। आप बोलोगे सर जब ग्रेविटी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाए।
मैनिंग्स और चेजिस दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती हैं, चेजिस इक्वेशन यहीं से डिराइव होती है, इसी जगह से। तो बच्चों इस इक्वेशन को बिल्कुल अपने मन में बसा लीजिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, और हमने डिराइव करा, हमने कुछ भी ऐसा सच रटा नहीं है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन समझी, हमने समझा तीनों स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, चैनल बेड का स्लोप, वाटर सरफेस का स्लोप और एनर्जी लाइन का स्लोप, और फिर हमने गवर्निंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो को समझा। अब हम समझेंगे दो इक्वेशंस को, विच इज चेजिस एंड मैनिंग्स। चेजिस और मैनिंग्स पर ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गेट के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। मैनिंग इक्वेशन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में जाइएगा, आपको वहां पर भी मैनिंग इक्वेशन दिखेगी और सेम है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल की मैनिंग इक्वेशन में कुछ अलग चीजें होंगी और ओसीएफ की मैनिंग इक्वेशन अलग है, नहीं, सेम इक्वेशन है, सेम पैरामीटर्स है, हाइड्रोलिक रेडियस, एवरीथिंग इज सेम। तो जब आप एक सब्जेक्ट के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत फायदा मिलता है। और ये चीज सिर्फ ओसीएफ तक सीमित नहीं है। सोम को मजबूत कर लीजिए, आपकी आधी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जियोटेक को अच्छे से पढ़ लीजिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेजर बेनिफिट मिलेगा। ओपन चैनल फ्लो को अच्छे से पढ़ लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, इंजीनियरिंग में मेजर बेनिफिट मिलता है। तो सब सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड है। एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, अपने आप और सब्जेक्ट्स में भी मजा आएगा आपको। तो बच्चों अब हम बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग पर आएंगे, एंड द हेडिंग स्टेट्स एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। कि यूनिफॉर्म फ्लो को एनालाइज कैसे किया जाता है। मतलब मैंने आपसे बोला कि एक कैनाल है, बताइए कितना डिस्चार्ज इस कैनाल में से निकल रहा है। तो भाई डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। एरिया कैनाल का इजीली निकाला जा सकता है, भाई फिक्स्ड एरिया होता है। अब हमें यह पता करना है कि कैनाल में पानी किस वेलोसिटी से बह रहा है। अगर ये हम पता कर ले कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ कैनाल और एरिया की मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्चार्ज पता चल जाएगा। कैनाल क्यों बना रहे हैं, डिस्चार्ज के लिए। हमने पता कर लिया कि जो क्रॉप है उसको कितना पानी चाहिए और उतना पानी हमने कैनाल से मंगवा लिया। सो वी मस्ट नो द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्लोइंग इन द कैनाल। तो यहां पर आप ये सीखेंगे। अब कैनाल का डिस्चार्ज निकालने के लिए दो इक्वेशंस का यूज किया जाता है। एक इक्वेशन है चेजिस इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जिसको मैं लगातार बोल रहा हूं आपके सामने, ये है मैनिंग्स इक्वेशन। आपके मन में आएगा कि सर ने चेजिस इक्वेशन पर ज्यादा नहीं बोला, मैनिंग्स पर ही ज्यादा बोला। देखो चेजिस पहले आई थी। चेजिस इक्वेशन से जो डेटा आता था जब उसको प्रैक्टिकल डेटा के साथ कंपेयर किया गया तो मेजर वेरिएशन आता था। तो हमें समझ में आया कि भाई चेजिस बहुत एक्यूरेट इक्वेशन नहीं है। तो फिर कुछ मॉडिफिकेशन करे गए और नई इक्वेशन सामने आई विच इज मैनिंग्स। तो मैनिंग से जो डेटा निकल कर आता है वो एक्चुअल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है उसके काफी करीब आता है। तो इसलिए मैनिंग्स को हम चेजिस के ऊपर प्रेफर करते हैं। एग्जाम में अगर आपसे कुछ ना बोला जाए, यूनिफॉर्म फ्लो का क्वेश्चन और कुछ नहीं बोला, तो ऑलवेज अप्लाई मैनिंग्स इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन सिर्फ तब लगानी है आपने जब क्वेश्चन आपको बोले कि अप्लाई चेजिस इक्वेशन। बट मैनिंग्स इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले चेजिस इक्वेशन डिराइव करनी पड़ती है। चेजिस में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, फिर वहां से मैनिंग्स आती है। तो पहले हम चेजिस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो चेजिस इक्वेशन। अब देखिए चाहे चेजिस हो चाहे मैनिंग्स हो, एक बात तो क्लियर है कि भाई यूनिफॉर्म फ्लो है, और जब फ्लो यूनिफॉर्म है तो ग्रेविटी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो जो ग्रेविटी फोर्स है W sin थीटा वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। अब देखिए W को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू जी। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अब इसको थीटा ना लिखकर S0 लिख दिया,
ठीक है। साइन थीटा अगर बहुत छोटा है तो थीटा लिख दिया इसको, और फिर थीटा को हमने रिप्रेजेंट करा एज ए नंबर S0। अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। बच्चे फ्रिक्शन आ क्यों रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये चैनल का बेड है और पानी इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। इस वजह से जो ये स्लाइडिंग हुई पानी और बाउंड्री के बीच में, इस स्लाइडिंग की वजह से बच्चे क्या जनरेट हुआ, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा याद रखिए स्लाइडिंग की वजह से आता है। स्लाइडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आती है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो बच्चे फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, बिकॉज स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चे फोर्स हो जाएगा शियर स्ट्रेस, क्योंकि फ्रिक्शन शियर की वजह से आता है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये बच्चे कौन सा एरिया है, जितने एरिया पे शियर स्ट्रेस लग रहा है। अब आपने क्या करा, mg को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू S0, और यहां पर हम एरिया अंडर कांटेक्ट लिख देते हैं। एरिया अंडर कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में, पानी। पानी जितने एरिया में कांटेक्ट में है उतने एरिया में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस को हमने लिखा ये टाउ है। अब सोचिए कितना एरिया वाटर के कांटेक्ट में, और बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं समझाऊंगा आपको। तो जैसे मान लीजिए ये चैनल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर चैनल है, लेंथ है, ये जो ब्लू सरफेस है ये लेंथ है। तो मैंने अभी आपकी तरफ कर दिया, आगे का सेक्शन रेक्टेंगुलर बना हुआ है। इंजीनियर के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इमेजिन करिए पानी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं बताइए कितने एरिया अंडर वाटर कांटेक्ट है। आप बोलो सर ये सारा, ये जो ब्लैक स्क्रीन है सारी वाटर के कांटेक्ट में है। आप बोलोगे सर ये भी सारी वाटर के कांटेक्ट में है। एक और चीज वाटर के कांटेक्ट में, वो है चैनल बेड। तो टोटल 3 एरिया हैं जो वाटर कांटेक्ट में, ये बाउंड्री, ये दोनों वर्टिकल बाउंड्री और ये जो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। मैं आपसे बोलूं अच्छा इस वर्टिकल बाउंड्री का एरिया बताइए। आप बोलोगे सर ये लेंथ ऑफ द कैनाल है और डेप्थ ऑफ फ्लो y है, तो LY इसका एरिया हो गया। सेम ऐसे इधर हो जाएगा, लेंथ LY। अब जो ये वाला इलाका है, ये जो बेड का एरिया है जो वाटर कांटेक्ट में, कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये डायमेंशन, दिस इज व्हाट, विड्थ। तो बच्चे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का एग्जांपल लूं, तो जो एरिया अंडर वाटर कांटेक्ट है ये वाली बाउंड्री मतलब L इंटू वाई, प्लस ऐसे इधर वाली वर्टिकल बाउंड्री L इंटू वाई, प्लस जो चैनल बेड की बाउंड्री है B इंटू वाई, ठीक है। मैंने रेक्टेंगुलर चैनल माना हुआ है। अब रो V, या V को आपने लिखा एरिया ऑफ फ्लो इंटू L S0 टाउ। यहां से आपने L कॉमन लिया और ये हो गया B प्लस 2y। बच्चे याद करिए B प्लस 2y रेक्टेंगल का क्या होता है, वेटेड पैरामीटर, ठीक है। अब ऐसे सोचिए, ये तो समझाया मैंने आपको, भाई पैरामीटर पता कर लीजिए कितना वाटर के कांटेक्ट में है और उसमें लेंथ की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो रो AL S0 ये हो गया टाउ L इंटू P। अब L से L काट दीजिए, तो बच्चे ये हो जाएगा टाउ रो A अपॉन P S0। और बच्चों A अपॉन P, एक मिनट रुके, मुझे लगता है इसमें कुछ मिसिंग भी है, G भी है यहां पर। अब देखिए A अपॉन P क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोलिक रेडियस, तो रो G ये हो गया R S0। अब जो बच्चे शियर स्ट्रेस बाउंड्री पे लगती है वो वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बाउंड्री के केस में पढ़ते भी हो, एक बहुत प्रसिद्ध रिलेशन है। जो शियर स्ट्रेस, ज्यादा वेलोसिटी से पानी मूव करेगा, बाउंड्री ज्यादा शियर स्ट्रेस देगी।
प्रोपोर्शनैलिटी को आपने हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया kv²। तो बच्चे रो की जगह आपने लिखा kv², यहां आ गया रो जी आर एस नॉट। तो बच्चे v² आया, या हम v लिख देते हैं, तो ये आ गया रो जी बाई के अंडर रूट आर एस नॉट। बच्चों जो ये टर्म है इसको बोला जाता है चेजीज कांस्टेंट। तो v की वैल्यू आ जाएगी c अंडर रूट आर एस नॉट। नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज चेजीज इक्वेशन। अगर आपको डिस्चार्ज पता करना है तो इस इक्वेशन में आप एरिया की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिस्चार्ज हो जाएगा सी ए अंडर रूट आर एस। नाउ दिस इज एज पर चेजीज इक्वेशन। एक बार इस इक्वेशन को फिर से आई वुड एडवाइज ऑब्जर्व करिए। तो बच्चे हमने यहां से शुरू करा, एक बारी देखिए इसको। तो बच्चों हमने क्या करा, जो यूनिफॉर्म फ्लो की गवर्निंग इक्वेशन है, ग्रेविटी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल करा और वहां से हमने बस तोड़ते चले गए। फ्रिक्शन शेयर की वजह से आता है, इस कंसेप्ट का यूज करा और फिर शेयर स्ट्रेस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये कंसेप्ट यूज करा और फिर यहां से हमने चेजीज इक्वेशन डिराइव कर दी। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैनिंग्स इक्वेशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि चेजीज इक्वेशन से ही मैनिंग्स बनती है, इसीलिए मैनिंग्स को यूज करते हैं। तो अब मैनिंग इक्वेशन भी देखिए क्या है। तो देखिए गवर्निंग इक्वेशन तो मैनिंग इक्वेशन की भी वही है, W sin थीटा इक्वल्स टू एफ एफ। तो चेजीज तक तो आपको आना ही पड़ता है। जैसे आपने माना वी सी अंडर रूट आर एस नॉट है। अब मैनिंग्स ने क्या करा, लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने चेजीज कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करा। ये नया कांस्टेंट था मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। तो उन्होंने बोला एज पर मैनिंग्स बच्चों जो चेजीज कांस्टेंट आपने यूज करा था चेजीज इक्वेशन में, इसको उन्होंने बोला ये इक्वल होता है 1/n, ये n है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, इंटू r टू द पावर 1/6, वेयर r इज हाइड्रोलिक रेडियस। तो बच्चे ये जो n है इसको बोलते हैं मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। और बच्चे इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो जिस मटेरियल के ऊपर आप फ्लो करा रहे हो, जैसे मान लो आपने ईंटों की कैनाल बनाई है या कंक्रीट की कैनाल बनाई है, तो जो मटेरियल जिसके ऊपर पानी फ्लो करेगा उस मटेरियल पर n की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो चेजीज इक्वेशन में चेजीज कांस्टेंट था c, उसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे r टू द पावर 1/6। अंडर रूट आर नॉट को हम 1/2 लिख सकते हैं और ये हो गया अंडर रूट एस नॉट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/n ये हो जाएगा r, 1/6 प्लस 1/2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/6 मीन्स 2/3 और ये हो जाएगा अंडर रूट एस नॉट। तो बच्चों ये जो टर्म आएगी दिस इज मैनिंग्स इक्वेशन। ठीक है, ये वेलोसिटी है। अगर आपने डिस्चार्ज निकालना है तो वो
एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/n AR⁴ 2/3 √S0. So this equation is known as मैनिंग्स इक्वेशन. ये है आपकी मैनिंग्स इक्वेशन. इस सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन में है, सिविल इंजीनियरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में है, क्योंकि दो अलग सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग में इसी इक्वेशन का यूज मिलेगा आपको. तो अगर आपने इसको ओपन चैनल फ्लो में अच्छे से पढ़ लिया है, और जब आप इसके बाद लेट्स से फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स देखेंगे या इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर्स देखेंगे, तो वहां पर आपको जब ये टर्म बोली जाएंगी तो आपको इनका मतलब पता होगा. दिस विल गिव यू मच नीडेड कॉन्फिडेंस. तो बच्चों हमने दो इक्वेशन अब डिराइव कर ली, चेजिस इक्वेशन एंड मैनिंग्स इक्वेशन. हम जब इसका न्यूमेरिकल सेशन करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो का, तो आपको दिखेगा कि इन इक्वेशंस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स को समझते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर भी सकते हैं. अब दो और बड़े छोटे छोटे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक हैं बच्चे. एक टर्म आती है कन्वेयंस ऑफ द चैनल. ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा बताइए कन्वेयंस ऑफ द चैनल का फॉर्मूला क्या होता है एंड सो ऑन. तो बच्चे कन्वेयंस ऑफ द चैनल को के से दिखाया जाता है. तो अभी हमने पढ़ा कि एज पर मैनिंग्स इक्वेशन बच्चे Q 1/n AR⁴ 2/3 √S0 होता है. S0 को छोड़ दीजिए, √S0 को छोड़ दीजिए, जो भी टर्म्स बच गई वो सब K हैं. सो वेयर कन्वेयंस K इज 1/n AR⁴ 2/3. सो दिस इज द कन्वेयंस फॉर्मूला. तो कन्वेयंस आपको ये बताता है कि एक चैनल, जैसे आपने स्लोप को कांस्टेंट रखा, या आप ऐसे समझ लो Q इसका मतलब K √S0 है. तो जैसे आप K को कांस्टेंट रख दो, डेप्थ ऑफ फ्लो सेम रखो, मटेरियल सेम रखो, डेप्थ ऑफ फ्लो सेम रहेगा तो AR सब कुछ सेम रहेगा. मतलब चैनल की ज्योमेट्री के साथ आप खिलवाड़ मत करो. तो बच्चे जो Q है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, S0 के. तो अगर आप स्लोप बढ़ा दोगे तो ज्यादा डिस्चार्ज फ्लो करेगा एंड वाइस वर्सा. तो कन्वेयंस आपको डिस्चार्ज और स्लोप के बीच में एक रिलेशन बताता है. ठीक है. अब एक और बड़ा हिडन टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को नहीं जानते हैं. ये है वाइड रेक्टेंगुलर चैनल. बड़े ध्यान से सुनिए, गेट में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत आए. गेट ने क्या करा, एक बार एक क्वेश्चन दिया, 2 साल बाद सेम क्वेश्चन में सिर्फ एक डेटा बदल दिया. पहले डेप्थ ऑफ फ्लो 20% थी, 2 साल बाद डेप्थ ऑफ फ्लो को 10% करके क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है. और वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का ही क्वेश्चन था. जीवीएफ का अगर क्वेश्चन आता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो जीवीएफ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब वाइड रेक्टेंगल के ही आएंगे. नॉर्मल रेक्टेंगुलर चैनल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत हाई फाई कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जो कि गेट के साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं हो सकती. अब वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का मतलब क्या है बच्चे? वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एक ऐसा चैनल है जिसकी विड्थ उसकी डेप्थ से बहुत ज्यादा हो. सोचिए कोई नदी है जिसकी विड्थ उसकी डेप्थ से कई गुना ज्यादा है. विड्थ ये भाई साहब 50 मीटर है और डेप्थ 2 मीटर है. तो जैसे एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल हमने बना दिया यहां पर, तो जो विड्थ ऑफ फ्लो है वो डेप्थ ऑफ फ्लो से कई गुना ज्यादा है. तो फॉर अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ इज मच ग्रेटर देन वाई. अब इसका इफेक्ट क्या आता है चैनल पर बच्चे? जो R है, हाइड्रोलिक रेडियस है, ये A/P होता है. बहुत टाइम से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं. रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया हो गया BY, पैरामीटर हो गया B + 2y, वेटेड पैरामीटर. आपने क्या करा, इस इक्वेशन को
b से डिवाइड करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दिया, तो बच्चे ये आया y अपॉन 1 प्लस 2y बाई b। ठीक है, ऊपर नीचे b से डिवाइड कर दीजिए। अब मैंने आपसे बोला कि b y से बहुत बड़ा है, सो जो y अपॉन b होगा वो बहुत छोटा होगा, भाई डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, सो दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 0। व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 द वैल्यू विल स्टिल रिमेन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इन केस ऑफ अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल द हाइड्रोलिक रेडियस इज नियरली इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो। नाउ दिस सब्सटेंशियली डिक्रीजेस द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाइड रेक्टेंगुलर पूछते हैं। अगर आपने अपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया है ओपन चैनल फ्लो का, तो बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं सेमेस्टर एग्जाम में, बट यही फर्क है, सेमेस्टर में क्या है, जब पावर 2/3 को आप ब्रेक करते हो तो कैलकुलेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, वो आपसे कैलकुलेशन से ज्यादा आपके कंसेप्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसीलिए गेट एग्जाम में वाइड रेक्टेंगुलर क्वेश्चंस पर ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस जो बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला था by अपॉन b प्लस 2y, वो बहुत सिंप्लीफाई होकर r इक्वल्स टू y रह जाता है। अब जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट। रेक्टेंगुलर चैनल का सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट निकालने में अच्छी खासी मेहनत है, बट वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट निकालना बहुत आसान है। और जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन वाइड रेक्टेंगुलर पर ही दिखेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइडेंस। टैलेंट बहुत सारे बच्चों में है, बहुत सारे एथलीट्स में भी टैलेंट होता है, बट उनको गाइडेंस कैसी मिली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि देश के किसी कोने में कोई ऐसा क्रिकेटर है जिनके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत थी, बट ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि उनको गाइडेंस सही नहीं मिली, और हो सकता है कि वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाए जहां पर आज बड़े बड़े दिग्गज पहुंच सके। तो ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमारा पर्पस यही है कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दें, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइड रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये कैलकुलेशन को काफी कम कर देता है। अभी मैं अगर आपको एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन कराऊंगा, पावर 2/3 को ब्रेक करके सॉल्व करने में आप बिना कैलकुलेटर के इसको कर ही नहीं सकते, ये गेट के कैलकुलेटर से सॉल्व हो ही नहीं सकता। वाइड रेक्टेंगुलर का क्वेश्चन हमेशा गेट में आएगा, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम्स में आएगा। नॉर्मल रेक्टेंगल का क्वेश्चन आता है जहां मेंस का एग्जाम है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में आपसे वो पूछ सकते हैं रेक्टेंगल, बट वाइड रेक्टेंगल विल ऑलवेज बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हिच आर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। अब जैसे मैं आपसे बोलूं एक टॉपिक और पढ़ते हैं, लेट्स से मैंने आपसे बोला कि सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट बताइए क्या होता है, तो सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट, फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट को कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट वाज z स्क्वायर इक्वल्स टू c into y to the power m, where z was section factor which is equals to under root a cube by t। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये सब फॉर्मूले याद कर रखे होंगे और आप मेरे साथ ही बोल भी रहे होंगे। अब बच्चों सेकेंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट क्या होता है, ये होता है कन्वेंस का स्क्वायर c2y to the power, दिस इज व्हाट इज कन्वेंस, k स्क्वायर c2y to the power n। अब जैसे मान लीजिए आपको लगे कि सर अब क्या कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपसे वो बोलेंगे एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, फ्लैशबैक में जाइए। जब मैंने आपको फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट समझाया था तो सिर्फ रेक्टेंगुलर चैनल की बात करी थी, ठीक है, क्योंकि वहां जरूरत नहीं पड़ती इन कंसेप्ट्स की। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पैरामीटर टर्म यूज ही नहीं हुई थी, वहां टॉप विड्थ यूज हुआ था, यहां पर पैरामीटर टर्म यूज हो रही है। तो मैंने आपसे बोला कि एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, तो आप मुझे n की वैल्यू बताओ फॉर ए वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, n की वैल्यू आपने मेरे को बतानी है। तो आपने बोला कि सर n के लिए तो पहले कन्वेंस निकालना पड़ेगा। कन्वेंस का फॉर्मूला आपने सीखा 1/n AR to the power 2/3 होती है।
अब आपने बोला कि सर है तो रेक्टेंगल ही, तो एरिया तो b इंटू वाई हो जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस वाइड रेक्टेंगल का आपने अभी प्रूफ करा सिर्फ y होता है, तो y टू द पावर 2/3 आ जाएगा। यही अगर एक सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तो यहां पर इक्वेशन बनती b अपॉन b प्लस 2y या by अपॉन b प्लस 2y। नाउ दिस वुड हैव मेड द कैलकुलेशन वेरी कॉम्प्लेक्स, के निकालने में बैंड बच जाती हमारी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये बात पता है, वो आपसे लंबी कैलकुलेशन कराने के मूड में नहीं है, वो मूड में है आपके कंसेप्ट को परखने में। तो इसीलिए वाइड रेक्टेंगल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने इसको सॉल्व करा, आपने बोला सर 1/n b y टू द पावर 1 और ये y टू द पावर 2/3 बन गया y टू द पावर 5/3। ये k की वैल्यू आ गई, बट हमें k स्क्वायर चाहिए, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। सो k स्क्वायर बिकम्स 1/n स्क्वायर b स्क्वायर और ये बन जाएगा y टू द पावर 10/3, 5/3 इंटू y टू द पावर 5/3। अब ये किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है c2 y टू द पावर n के। फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट भी ऐसे ही करते थे। अब c2 तो इन कांस्टेंट के इक्वल हो गया, कंपेयर कर दीजिए, y ये हो गया, तो 10/3 किसके इक्वल हो जाएगा? n के। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो जो सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/3। किसके लिए? फॉर ए वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। आप रेक्टेंगल के लिए इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों अगर हम देखें अभी हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन पहले भी सीखी हुई थी कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो लोकेशन के साथ कांस्टेंट रहती है। फिर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि चैनल बेड से वाटर सरफेस हर जगह इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मैथमेटिक्स कह रही है कि अगर एक लाइन से दूसरी लाइन हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों पैरेलल है आपस में, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है। तो अगर हमने S0 चैनल बेड का स्लोप बोला, मैथ्स की तरह सोचिए इसको, भूल जाइए ओपन चैनल फ्लो मैथ्स है, और SW दूसरी लाइन का स्लोप है जिसको हम वाटर सरफेस का स्लोप बोल रहे हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब इसी में एक और टर्म ऐड कर दीजिए, एक और टर्म आ जाएगी एनर्जी लाइन। एनर्जी लाइन बच्चे क्या हो गया भाई? एनर्जी लाइन कैसे आएगी? y में v²/2g ऐड कर दीजिए। अब वेलोसिटी भी हर जगह सेम है यूनिफॉर्म फ्लो में, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ फ्लो सेम है, डिस्चार्ज सेम है। तो इस वाटर सरफेस से हर जगह v²/2g पर एनर्जी लाइन आएगी। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो तीनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो अगर SF स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन है, सो ऑल दीज 3 स्लोप्स आर इक्वल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा लगाव है उन्हें इस क्वेश्चन से। फिर हमने गवर्निंग इक्वेशन ऑफ GVF पढ़ी। तो बच्चों नो डाउट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नॉट ऑफ दिस टॉपिक बट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये जो इक्वेशन आपके सामने है, ये इक्वेशन आगे जाके रैपिडली वेरिड फ्लो में भी यूज होती है, मोमेंटम इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो चैनल है इसका अगर हम एक पर्टिकुलर कोई पार्ट कंसीडर करें तो वहां पर 4 फोर्सेस लग रही हैं और समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। मोमेंटम में कोई वेरिएशन नहीं है क्योंकि मास और वेलोसिटी कांस्टेंट है। मास तो हम मान ही रहे हैं कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ ही रहे हैं, और यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो ये 4 फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। P1 और P2 प्रेशर फोर्स है, ये भी इक्वल है क्योंकि प्रेशर फोर्स 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है, एरिया और सेंट्रॉइड। एरिया ऑफ फ्लो सेम है, सेंट्रॉइड सेम है, तो P1 और P2 भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों ये सब मेहनत करने के बाद हमने डिराइव कर दिया था कि यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ग्रेविटी फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपस में इक्वल है। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने बच्चों यूनिफॉर्म फ्लो को एनालाइज करा। हमने देखा कि भाई 2 इक्वेशन हैं जिनकी मदद से यूनिफॉर्म फ्लो एनालाइज किया जाता है, एक है चेजिस, एक है मैनिंग्स। फिर हमने चेजी इक्वेशन डिराइव करी, हमने ग्रेविटी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल कर दिया, सारा ये डेटा समझा और यहां से हमने चेजी इक्वेशन डिराइव कर ली।
चेजी इक्वेशन का नुकसान ये है कि इस इक्वेशन से जो डेटा आता है और जो डेटा एक्सपेरिमेंट से आता है उसमें काफी वेरिएशन होता है। तो हमने समझा कि नहीं यार, ये इक्वेशन इतनी सही नहीं है, हमें एक बेहतर इक्वेशन चाहिए। तो मैनिंग ने स्टेप अप करा। मैनिंग बोले ओके, आई विल गिव यू दिस इक्वेशन। तो मैनिंग्स ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में बोला कि भाई चेजी की जो कांस्टेंट था उसको मैं अपने कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं, नाउ यू विल गेट अ बेटर डेटा। तो उन्होंने ये कांस्टेंट दिया। अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये जो कांस्टेंट है यही एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, स्पेशली जो जैसे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये रिलेशन ही बहुत पूछा जाता है कि चेजीज कांस्टेंट और मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ये जो मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट है ये चैनल का जो बेड मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से फिर यहां से मैनिंग्स इक्वेशन दे दी। मतलब मुझे लगता है कि आपको पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूं। मैनिंग्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक जो हम बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शंस। इसको भी हमने पढ़ना है यूनिफॉर्म फ्लो में। वो सारा जो टॉपिक है वो इस इक्वेशन पर बेस्ड होता है और ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज होनी है। ठीक है, लगातार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, कन्वेयंस ऑफ द चैनल। मैनिंग्स इक्वेशन में अंडर रूट एस नॉट हटा दो तो जो भी बचा उसको कन्वेयंस बोलते हैं। कन्वेयंस बताते हैं कि डिस्चार्ज और स्लोप में क्या रिलेशन है। स्लोप 4 गुना बढ़ा दीजिए तो डिस्चार्ज 2 गुना बढ़ जाता है। तो सब कुछ सेम रखिए, स्लोप बढ़ा दीजिए तो भी डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का याद रखिए, हाइड्रोलिक रेडियस y के इक्वल होता है, प्रूफ करा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी से फिर हमने सेकंड हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट पढ़ा विच इज k² c2 y टू द पावर n। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वैल्यू 10/3 है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म फ्लो है वो 2 पार्ट में हम बांट रहे हैं। एक पार्ट अभी हमने खत्म करा, अब एक पार्ट होगा हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन नाम से, जहां पर हम ये सीखेंगे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कुलर, ट्रेपेजॉइडल चैनल को कैसे एफिशिएंट बनाते हैं। मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे एक कैनाल चाहिए और सेक्शन उसका मुझे चाहिए सर्कुलर और मैक्सिमम डिस्चार्ज लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, कितना एरिया रखोगे। मैंने आपको बोला कि मुझे कैनाल बनवानी है ट्रायंगल या रेक्टेंगल या ट्रेपेजॉइडल, एक गिवन शेप की ही कैनाल बनानी है, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होना चाहिए उस कैनाल में, तो ज्योमेट्री बताइए मुझको, कितना साइज रखेंगे। तो ये हम सीखेंगे इस सेशन के नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए सबसे बड़ा फायदा यही होता है वीडियो का, मान लीजिए कहीं पर डाउट है तो फटाक से पीछे जाइए, दोबारा से उसको देखिए और अपने डाउट को क्लियर कर दीजिए। बट ये बात याद रखिए, अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करेंगे, देखिए मास्टरी कम्स विद पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा, अगर आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हैं कि बस आज पढ़ा और कल मेरे दिमाग में घुस जाए, तो ऐसा नहीं होता। वो जो बहुत विशाल का ही पेड़ आपको छांव दे रहा है, वो पहले एक बहुत छोटी सी सीड था। इट टुक ईयर्स टू बी इनटू दैट ब्यूटीफुल ट्री। तो थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में, बट अगर आप पेशेंस से पढ़ाई करेंगे, शांत मन से पढ़ाई करेंगे, तो कंसेप्ट जरूर समझ में आता है। ठीक है, तो अब बच्चों आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।